हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, अपना सेफली ध्यान रख रहे होंगे। एग्जाम्स आने वाले हैं तो यस, अपना ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऑल राइट, तो आज जो हम स्टैंडर्ड के बारे में बात करने वाले हैं वो है ऐसे 500 ऑडिट एविडेंस। तो ऑडिट एविडेंस क्या होता है, क्या कैसे हम उसको कलेक्ट करते हैं, फिर कैसे हम ओपिनियन बनाते हैं, इस सब के बारे में आज हम बात करेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकली भी और एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि हमें कैसे काम करना चाहिए, बिकॉज एग्जाम्स में भी इससे बहुत भर भर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऑल राइट, तो इसमें आज मैं चार टॉपिक, मैंने इसको चार पार्ट्स में डिवाइड किया है जिसमें मैं ये पूरा स्टैंडर्ड कवर करूंगी। तो पहला है मीनिंग एंड जनरल डिस्कशन, नेक्स्ट है टेक्निक्स और मेथड्स ऑफ टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंसेस, नेक्स्ट है रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंसेस एंड यूजिंग एंड इवेलुएटिंग द वर्क ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट हमारा है कि मीनिंग, व्हाट इज ऑडिट एविडेंस। तो ऑडिट एविडेंस is an information obtained or collected by auditor and using it to give opinion on financial statements. Auditor must obtain sufficient and appropriate audit evidences. Sufficient मतलब quantity and appropriate means quality. हमें quantity and quality दोनों चीज पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए एविडेंस इकट्ठा करना चाहिए एंड फिर अपना ओपिनियन फॉर्म करना चाहिए। नेक्स्ट है टेक्निक्स और मेथड्स टू ऑब्टेन एविडेंसेस, कि हमें क्या मेथड्स हम फॉलो करें, क्या टेक्निक्स यूज करें जिससे हमें एविडेंसेस इजीली मिल जाएं। तो इसके अंदर 5-6 पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहला है इंस्पेक्शन, कि हम इंस्पेक्ट करेंगे कि क्या कैसे काम हो रहा है, इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स एंड फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ एसेट्स, जिससे हमें एक प्रॉपर ठोस एविडेंसेस मिलते हैं। नेक्स्ट है रिकैलकुलेशन, तो जैसे जो जब इन्वेंट्री का फिजिकल उसके लिए हम जाते हैं, फिजिकल काउंटिंग के लिए, तो हम वहाँ पे टेस्ट काउंट्स करते हैं, तो दैट इज रिकैलकुलेशन। या फिर कोई भी मैथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ रिकॉर्ड्स के लिए, जो जैसे क्रेडिटर्स है तो उसका टोटलिंग मिस्टेक तो नहीं है, इस सब रिकैलकुलेशन, टेस्ट काउंट्स कर लेते हैं, रिकैलकुलेट कर लेते हैं कुछ चीज़ों को जो हमें मेजर लगता है। उससे अगर कोई हमें डिसएग्रीमेंट मिलता है उसमें, तब हम वहाँ पे उसको एज एन एविडेंस यूज करते हैं। नेक्स्ट है ऑब्जर्वेशन, लुकिंग एट प्रोसेस और प्रोसीजर परफॉर्म बाय अदर्स। तो हम ऑब्जर्व करेंगे कि मैनेजमेंट क्या प्रोसेस यूज करती है अपने पर्टिकुलर एंटिटी के लिए, क्या इन्वेंट्री वो कैसे करती है, एसेट्स कैसे करती है, उस पर डेप्रिसिएशन वो कैसे देती है, वो सब हम देखेंगे एंड ऑब्जर्व करेंगे कि हाउ द एंटिटी परफॉर्म्स द एक्टिविटीज। नेक्स्ट है एक्सटर्नल कंफर्मेशन। एक्सटर्नल कंफर्मेशन होता है कोई भी थर्ड पार्टी से हम कंफर्मेशन लेते हैं रिगार्डिंग एनी थिंग। जैसे क्रेडिटर है तो क्रेडिटर हमारा थर्ड पार्टी हो गया एंटिटी के लिए, तो हम उससे पूछ रहे हैं कि आपका जो बैलेंस है इज दैट एक्यूरेट और नॉट, कोई वहाँ पे प्रॉब्लम तो नहीं है, सब ठीक से एक्चुअल जो दिया हुआ है इज दैट द अमाउंट और नॉट। और एक्सटर्नल कंफर्मेशन पे हमारा अलग से एक स्टैंडर्ड भी है ऐसे 505, तो ये उसको हम डिटेल में वहाँ पे भी कवर करेंगे। फिर नेक्स्ट है एनालिटिकल प्रोसीजर्स, evaluation of financial information made by a study of relations between financial and non financial data। तो हम इवेल्युएट करेंगे चीज़ों को, हम एनालिटिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म करेंगे देखने के लिए कि हमारा हम जो भी एविडेंसेस ले रहे हैं वो हमें सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट मिलने चाहिए। उसके लिए हमें जो भी प्रोसीजर्स फॉलो करने पड़ेंगे हम करेंगे। नेक्स्ट है री परफॉर्मेंस, तो ऑडिटर इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसीजर्स दैट वर ओरिजिनली परफॉर्म बाय स्टाफ ऑफ एंटिटी। ऑडिटर जो है कोई भी एम्प्लॉयज ने या स्टाफ ने कोई प्रोसेस है जो किया है उसको वो दोबारा से भी कर सकता है और उनसे डिमांड कर सकता है कि हमें ये डिटेल में आप बताओ कि कैसे होता है, कैसे आपने किया। नेक्स्ट है इंक्वायरी, सीकिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम नॉलेजेबल पर्सन विद इन और आउटसाइड एंटिटी अबाउट बोथ फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल डेटा। तो हम जो भी एक्सपर्ट्स हैं, मैनेजमेंट है, TCWG है, जो भी हमें नहीं पता, जो भी नॉलेजेबल पर्सन वहाँ पे हैं, हम उनसे इन्फॉर्मेशन उनसे हम इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, उनसे हम इंक्वायरी कर सकते हैं रिगार्डिंग एनीथिंग। तो इसके लिए मैंने एक, ये पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आ जाते हैं, तो इसके लिए मैंने एक कह सकते हैं आप न्यूमेरिक बनाया है जिससे आप इजीली ये सारे 6-7 पॉइंट्स का जो हमारा टाइटल कैप्शन है उनको आप याद रख पाएंगे और उसका अंदर तो आप उसको एलेबरेट कर ही सकते हैं। तो मैंने क्या किया है कि हम ऑब्जर्व करेंगे, फिर इंस्पेक्ट एंड इंक्वायर करेंगे, फिर कुछ एनालिटिकल प्रोसीजर्स करने होंगे जिसमें रीकैलकुलेशन एंड रीपरफॉर्मेंसेस करने पड़ेंगे। उसके बाद भी अगर हमें ऑडिट एविडेंसेस नहीं मिले तो हम एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेंगे। तो इस तरीके से आपके इसमें सारे आ गए कि ऑब्जर्वेशन करेंगे, इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, एनालिटिकल प्रोसीजर, रीकैलकुलेशन, रीपरफॉर्मेंस,
एंड व्हाट एल्स एक्सटर्नल कंफर्मेशन। तो इसमें आपके सारे जो कैप्शंस हैं वो कवर हो जाएंगे। तो अगर आप चाहें तो आप इसको यूज कर सकते हैं याद करने के लिए, या आप अपना खुद भी कुछ बना सकते हैं, वॉट एवर यू प्रिफर। ऑल राइट, नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द थर्ड पॉइंट रिगार्डिंग दिस स्टैंडर्ड, वो है रिलायबिलिटी ऑफ एविडेंस। कब हम मानेंगे कि वो एविडेंस रिलायबल है या नहीं है। तो उसके अंदर भी कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे इंडिपेंडेंट सोर्सेज से कोई अगर हम एविडेंस लेते हैं, कलेक्ट करते हैं, तो वो ज्यादा रिलायबल होता है। नेक्स्ट है कंट्रोल्स इम्पोज बाय एंटिटीज आर इफेक्टिव। जब अगर एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल स्ट्रॉन्ग है, अच्छे से काम कर रहे हैं, तो वहां पे जो एविडेंसेस हमें मिलेंगे हम उन पे ज्यादा रिलाई कर पाएंगे। नेक्स्ट है ऑब्टेनिंग डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स। जैसे कि कोई प्रोसेस जिस स्टाफ मेंबर ने किया है, हम उसी को इंक्वायर कर रहे हैं, उसी से हम एविडेंसेस इकट्ठा कर रहे हैं, ना कि हम मैनेजमेंट से पूछ रहे हैं उस एम्प्लॉय के बारे में। तो डायरेक्टली इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना ज्यादा रिलायबल होता है। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट्री फॉर्म। हम जो है डॉक्यूमेंट्री मतलब रिटन फॉर्म में जो है वो ज्यादा रिलायबल है कंपैरेटिवली टू ओरली और वर्बली। तो रिलायबिलिटी के लिए हम डॉक्यूमेंट फॉर्म को ज्यादा अच्छा मानते हैं। नेक्स्ट है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ऑब्वियसली ज्यादा इंपॉर्टेंट एविडेंस है इन स्पाइट ऑफ जेरोक्स एंड फोटोकॉपीज। तो यस, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। तो ये रिलायबिलिटी के लिए 5-6 थिंग्स है, इंडिपेंडेंट सोर्सेज, कंट्रोल्स, ऑब्टेन डायरेक्टली, डॉक्यूमेंट फॉर्म में, एंड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। तो ये हमारे रिलायबिलिटी का पूरा पोर्शन हो गया। नेक्स्ट है यूजिंग एंड इवेल्युएटिंग द वर्क ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट। ये हमारा लास्ट पॉइंट है इस स्टैंडर्ड का, कि हम मैनेजमेंट एक्सपर्ट का जो कोई काम या कोई उसका पॉइंट हम यूज करेंगे एविडेंस कलेक्ट करने के लिए, करेंगे तो कैसे करेंगे। तो इसके अंदर है कि उसका जो भी हम एक्सपर्ट का काम यूज करने वाले हैं, वो करने से पहले हम ये इवेल्युएट करेंगे कि एक्सपर्ट जो है वो कॉम्पिटेंट है, उसकी कैपेबिलिटी है एंड ऑब्जेक्टिविटी है, ऑनेस्टली वो काम करता है, उतना उस पर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, वो उतना क्वालिफाइड है कि वो प्रॉपरली अपना काम कर रहा है और हमें एविडेंसेस दे पाएगा। तो हम उसका काम यूज करने से पहले ये चेक करेंगे कि वो हमारा काम करने के लिए अप्रोप्रिएट पर्सन है भी या नहीं। फिर है ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्क ऑफ दैट एक्सपर्ट, हिज एरियाज ऑफ स्पेशलिटी। तो जो भी हमें जिस भी टॉपिक के रिगार्डिंग जो भी हमें इंफॉर्मेशन चाहिए एक्सपर्ट से, क्या वो उसके लिए अप्रोप्रिएट नॉलेजेबल पर्सन है, क्या वो उस एरिया में रियली में एक्सपर्ट है जो इंफॉर्मेशन हमें चाहिए बीइंग एन ऑडिटर। तो वो हम चेक करेंगे। फिर है appropriateness of experts work with respect to relevance and reasonableness of that expert findings and conclusions। तो जो भी उसने काम किया है उसके फाइंडिंग एंड कंक्लूजन के बेसिस पे हम ये देखेंगे कि appropriate है या नहीं, हम उसको यूज कर सकते हैं या नहीं। नेक्स्ट है relevance and reasonableness of assumptions and methods। जो भी वो assumptions लेता है, जो भी वो methods फॉलो करता है अपने इंफॉर्मेशन के लिए, वो हमारे लिए appropriate है या नहीं है। फिर रीजनेबल एंड रेलेवेंस एंड रीजनेबलनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ सोर्स डेटा। वो जहां से भी जो भी उसका सोर्स पर्सन है, जो भी सोर्स डेटा है, वो एप्रोप्रिएट है या नहीं है, वो ठीक है या नहीं है, हम उस पर रिलाई कर सकते हैं या नहीं। जो भी सोर्स डेटा है वहां से, जो वो कोई इनडायरेक्ट मीन से तो नहीं ले रहा है, डायरेक्ट मीन से है। ये जो हमने रिलायबिलिटी के लिए पढ़े वो सारे हम यहाँ इम्प्लीमेंट कर देंगे कि डायरेक्टली ले, डॉक्यूमेंट ले, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले, तो क्या सोर्स डेटा है हम ये भी चेक करेंगे। तो दैट इज इट गाइस फॉर दिस स्टैंडर्ड। इसमें यही है बस कि ऑडिट एविडेंसेस आपको कैसे इकट्ठा करना है, क्या रिलायबिलिटी प्रोसेस है, क्या प्रोसेस है एविडेंस इकट्ठा करने के लिए, कब हम मानेंगे कि वो ठीक है या नहीं है, एंड हमें एक्सपर्ट का जब ओपिनियन चाहिए या उससे कोई इन्फॉर्मेशन हमें यूज करनी है तो उसके लिए क्या प्रोसीजर होगा। ये सब हमने इस स्टैंडर्ड में पढ़ा। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं 3 पॉइंट्स, जिसमें से पहला है एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन ऑफ इन्वेंट्री। तो पहला फैक्टर जो हम इसमें बात करेंगे वो होगा इन्वेंट्री के ऊपर, कि इन्वेंट्री के ऊपर जो एविडेंसेस है वो कैसे क्या होने चाहिए। नेक्स्ट है कंप्लीटनेस ऑफ लिटिगेशंस एंड क्लेम। तो लिटिगेशन एंड क्लेम के केस में हम कैसे बिहेव करेंगे एविडेंसेस के लिए। फिर नेक्स्ट है प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ सेगमेंट इन्फॉर्मेशन, कि प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर हमें कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, उसके बारे में हम बात करेंगे। फॉर द कंसिडरिंग ऑडिट एविडेंसेस इकट्ठा करने के लिए हमें क्या करना चाहिए उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन ऑफ इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री में हम इन्वेंट्री एक इंटरनल पार्ट होता है, इंटीग्रल पार्ट है एंटिटी का।
तो इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा मेजर इफेक्ट कर सकता है हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, तो इसलिए उसके बारे में डिटेल में पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इसमें हम बात करेंगे व्हेन इन्वेंट्री इज मटेरियल टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटर शैल ऑब्टेन sufficient appropriate audit evidence regarding the existence and condition of inventory by attending physical inventory counting. Next है evaluate management instruction and procedures for recording and controlling the result of inventory count. तो हम अटेंड करेंगे फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग। जब मैनेजमेंट ईयर एंड पे इन्वेंट्री काउंटिंग करती है तो वो अपने ऑडिटर को भी बुलाती है वहाँ पे फिजिकली इन्वेंट्री का जब काउंट हो रहा होता है देखने के लिए, ताकि उसको उसका एविडेंस मिल जाए जो भी वो चाहता है अपने ओपिनियन फॉर्म करने के लिए। तो इसमें वो ऑडिटर जाके फिर ऑब्जर्व करेगा कि कैसे वो परफॉर्म कर रहे हैं, ऑब्जर्व द परफॉर्मेंस, इंस्पेक्ट द इन्वेंट्री की इन्वेंट्री जो लिखी हुई आ रही है, जो जैसे सपोज किसी एंटिटी में बहुत सारे टाइप के स्पेयर पार्ट से कुछ भी बनता है तो इन्वेंट्री से हर पार्ट की देखनी होती है, तो इसलिए इंस्पेक्ट द इन्वेंट्री। फिर परफॉर्म टेस्ट काउंट्स, तो सिर्फ ब्लाइंडली वो मैनेजमेंट की टीम पे भरोसा नहीं कर सकता कि जो उन्होंने काउंट दे दिया हम वो मान लेंगे इन्वेंट्री ये है। हम भी जो है एक सडन टेस्ट काउंट कर सकते हैं और इनफैक्ट करेंगे ताकि हम अपना ओपिनियन और हमें सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंसेस मिल पाए। फिर नेक्स्ट है परफॉर्मिंग ऑडिट प्रोसीजर्स वेदर एक्चुअल काउंट रिजल्ट इन रिफ्लेक्टिंग इन इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स। तो जो इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स हमारे उसमें रिफ्लेक्ट हो रहे हैं और जो हमने एक्चुअली काउंट किया है वो मैच हो रहे हैं या नहीं, ये सब हम देखेंगे। नेक्स्ट है इफ ऑडिटर इज अनेबल टू ऑब्टेन sufficient appropriate evidences auditor shall modify his opinion as per SA 705। अगर उसको appropriate evidences नहीं मिले फिजिकल काउंट में किसी भी वजह से और वो alternate procedures भी नहीं कर पा रहा है, तब वो फिर अपना ओपिनियन मॉडिफाई कर देगा एज पर SA 705। ये होगी हमारी इन्वेंट्री की बात। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है लिटिगेशन एंड क्लेम्स के बारे में। तो कंप्लीटनेस ऑफ लिटिगेशन एंड क्लेम्स, तो कभी कभी क्या होता है लिटिगेशन एंड क्लेम्स ही बहुत मटेरियल पार्ट होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के। सपोज जैसे इंश्योरेंस कंपनी है तो इंश्योरेंस कंपनी में लिटिगेशन एंड क्लेम्स का जो है कस्टमर्स डालते रहते हैं, तो वहाँ पे वो बहुत इंटीग्रल और इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाता है उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए। तो वहाँ पे फिर हमें कुछ चीज़ें देखनी होती हैं। तो उसमें जैसे कि क्या litigation and claim may have material effect on financial statement and may be required to be disclosed as contingent liabilities or provision in financial statement। जैसे हमें ईयर एंड के टाइम पे कोई भी लिटिगेशन और क्लेम्स आ रहे हैं कस्टमर से, तो हम उनको काउंट करें कि नहीं करें, उनका हम प्रोविजन बनाएं या उनको हम एज कंटिंजेंट लायबिलिटी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखे, तो वो सब डिसाइड करेंगे कैसे करेंगे, किस बेसिस पे करेंगे, वो सब हमें देखना होता है। फिर है कि ऑडिटर शेल परफॉर्म प्रोसीजर्स टू ऑब्टेन एविडेंसेस। तो उसमें वो क्या करेगा, इंक्वायर द मैनेजमेंट एंड अदर्स, एम्प्लॉयज को भी इंक्वायर कर सकता है जो टॉप लेवल के एम्प्लॉयज होते हैं। फिर रिव्यूइंग लीगल एक्सपेंसेस अकाउंट, रिव्यूइंग मिनट्स ऑफ मीटिंग्स विद TCWG, कम्युनिकेट विद लीगल काउंसिल। तो एविडेंस इकट्ठा करने के लिए वो ये सब काम ऑडिटर करेगा। If unable to communicate and auditor is unable to get sufficient appropriate evidences, तो वो अपना ओपिनियन मॉडिफाई कर देगा एज पर SA 705। ये हो गया हमारा लिटिगेशन एंड क्लेम्स के बारे में। नेक्स्ट और द लास्ट पॉइंट इस स्टैंडर्ड में जो हम बात करेंगे वो है प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर ऑफ सेगमेंट इन्फॉर्मेशन। डिपेंडिंग अपॉन फ्रेमवर्क एंटिटी मे बी रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज सेगमेंट इन्फॉर्मेशन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो जो हम अपना FRF फॉलो कर रहे हैं, फ्रेमवर्क जो भी फॉलो हो रहा है हमारी एंटिटी में, अगर उसमें ऐसा कोई रिक्वायरमेंट है कि हमें सेगमेंट इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना चाहिए तो हम उसको करेंगे। ऑडिटर शेल ऑब्टेन एविडेंसेस रिगार्डिंग प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर्स, तो उसके रिगार्डिंग भी ऑडिटर को एविडेंसेस इकट्ठा करने चाहिए कि वो अप्रोप्रिएटली हो रहे हैं, प्रॉपर फॉर्मेट में है, प्रॉपर लेआउट है, सब अच्छे से हो रहा है, मैनेजमेंट उस पर ध्यान दे रही है कि नहीं दे रही है, उस सब के रिगार्डिंग भी ऑडिटर जो है एविडेंसेस इकट्ठा करेगा एंड फिर उसके बाद अपना ओपिनियन फॉर्म करेगा। तो ऐसे 505 एक्सटर्नल कंफर्मेशन के बारे में आज हम बात करेंगे। बहुत छोटा स्टैंडर्ड है, बिल्कुल भी बड़ा नहीं है, बहुत सिंपल है, उससे ही सिंपल स्टैंडर्ड कोई नहीं हो सकता है। ये हमने IPCC में भी पढ़ा है, तो इसीलिए अगर आपको थोड़ा बहुत वो याद भी होगा ना तो आपका रिवीजन बहुत जल्दी हो जाएगा। ऑलराइट, तो पहला जो है हम उसमें समझेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सटर्नल कंफर्मेशन, फिर की कंफर्मेशन रिक्वेस्ट जो होती है उसका या कंफर्मेशन का प्रोसीजर क्या होता है, नेक्स्ट है कि क्या ओपिनियन पे कैसे वो उस पर देता है CA। तो ये तीन चीज़ों के बारे में हम यहाँ बात करने वाले हैं। पहला है मीनिंग ऑफ एक्सटर्नल कंफर्मेशन।
Audit evidence obtained as a direct written response to the auditor from a third party in any medium. तो किसी भी मीडियम में ओरल और रिटन मीडियम में अगर कोई भी ऑडिट एविडेंस सीए जो है या ऑडिटर जो है बेसिकली एंटिटी का जो ऑडिटर है वो थर्ड पार्टी से कोई भी कंफर्मेशन लेता है इन एनी मीडियम ओरल और रिटन, उसको जो ऑडिट एविडेंस मिलता है उसको हम एक्सटर्नल कंफर्मेशन बोलते हैं। एक्सटर्नल बिकॉज थर्ड पार्टी से हम ले रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मीनिंग। इसमें दो टाइप के कंफर्मेशन हो सकते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। तो जो पॉजिटिव कंफर्मेशन होता है उसमें ये होता है कि जो हमने रिक्वेस्ट भेजी है उनको, तो उनसे हम ये बोलेंगे कि आपका जवाब चाहे आप हमसे एग्री कर रहे हैं या डिसएग्री कर रहे हैं, बट आपको रिप्लाई करना ही करना है। हम थर्ड पार्टी को ऐसा क्वेश्चन करेंगे। नेगेटिव रिक्वेस्ट में ये होता है कि अगर आप हमसे डिसएग्री कर रहे हैं, जो क्वेश्चन हमने आपसे पुट किया है उसमें अगर आप हमसे डिसएग्री कर रहे हैं तो ही आपको रिस्पॉन्स करना है, अदरवाइज आपको रिस्पॉन्स नहीं करना है। तो ये टू टाइप्स ऑफ कंफर्मेशन होते हैं। फिर एक कंफर्मेशन का प्रोसीजर क्या होता है। कंफर्मेशन के प्रोसीजर के भी कुछ स्टेप्स हैं, जिसमें पहला स्टेप है डिटरमाइनिंग इन्फॉर्मेशन टू बी कंफर्म, कि हमें क्या इन्फॉर्मेशन उनसे कंफर्म करानी है। नेक्स्ट इज सेलेक्टिंग एप्रोप्रिएट कंफर्मेशन पार्टी। जैसे बहुत सारे क्रेडिटर्स होते हैं तो हम सबको थोड़ी ना भेजते हैं, कुछ को भेजते हैं जिनका अमाउंट बहुत ज़्यादा है या जिनका पेमेंट बहुत लंबे टाइम से ड्यू है, तो हम सेलेक्टिव पार्टीज को ही कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भेजते हैं। तो हम वो सिलेक्ट करेंगे किसको भेजना एप्रोप्रिएट होगा, जिससे हम ये मान लें कि यहाँ हमें सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस मिल गया है फॉर दैट पर्टिकुलर पॉइंट। थर्ड है डिजाइनिंग कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। तो डिजाइनिंग में हम क्या फैक्टर्स को कंसीडर करेंगे। पहला है प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ ऑडिट। तो एक्सपीरियंस के हिसाब से हम ये देखते हैं कि हमें कैसे रिक्वेस्ट को फॉर्म करना है। नेक्स्ट है मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, कि हमें किस तरीके से करना है, ओरल या रिटन, क्या कैसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं हम। नेक्स्ट है एजर्शन बीइंग एड्रेस्ड, कि हमें क्या एड्रेस करना है। इंफॉर्मेशन टू बी कंफर्म्ड, इंडिपेंडेंसी ऑफ रिस्पोंडेंट, हम ये भी चेक करेंगे कि सामने वाला जो थर्ड पार्टी है वो इंडिपेंडेंट है या नहीं है, वो बायस्ड आंसर तो नहीं देने वाली है। नेक्स्ट है लेआउट एंड प्रेजेंटेशन ऑफ कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। तो क्या प्रेजेंटेशन होगा, कैसे क्या लेआउट रहेगा, क्या फॉर्मेट होगा, वो हम सोचेंगे एंड डिजाइन करेंगे। कंफर्मेशन रिक्वेस्ट फॉर्म, तो ये कुछ चीजें हैं जो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनको हम ध्यान में रखते हुए अपना कंफर्मेशन रिक्वेस्ट को बनाएंगे। फिर है सेंडिंग दैट रिक्वेस्ट इंक्लूडिंग फॉलोअप। तो ऐसा नहीं है कि हमने बस रिक्वेस्ट को भेज दिया थर्ड पार्टी को, हमारा काम खत्म हो गया, नो, हम उसका फॉलोअप भी करेंगे। अगर पॉजिटिव रिक्वेस्ट है तो अगर उनका रिप्लाई नहीं आया लंबे टाइम तक, तो हम ये देखेंगे क्यों रिप्लाई नहीं आ रहा है, हम उनको कॉल कर सकते हैं या दोबारा एक और कुछ उनको फॉलोअप करेंगे हम उस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट पे कि हमें रिस्पॉन्स क्यों नहीं आ रहा है। नेक्स्ट है इवेल्युएटिंग रिजल्ट ऑफ कंफर्मेशन। तो जो भी हमें रिस्पॉन्स आएगा उसको हम इवेल्युएट करेंगे कि क्या है, वो हमारे लिए सफिशिएंट एप्रोप्रिएट बैठ रहा है या नहीं है। अगर है तो वेल एंड गुड, हमारे लिए ऑडिट एविडेंस का काम कर जाएगा। अगर नहीं है तो हम कुछ अदर प्रोसीजर्स की तरफ भी आगे बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए ये तो हम उसको इवेल्युएट करेंगे कि क्या हमें रिस्पॉन्स मिला है, तो हम उसे क्या जज कर पा रहे हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा मैनेजमेंट रिफ्यूजल टू अलाउ ऑडिटर टू सेंड कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। तो जो ओपिनियन हमें देना है वो हम इस बेसिस पे देंगे। अगर मैनेजमेंट हमको अलाउ ही नहीं कर रही है कि हम थर्ड पार्टी को कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भेजें, तो उस केस में फिर ऑडिटर को क्या करना चाहिए। तो इंक्वायर एज टू मैनेजमेंट रीजंस ऑफ फॉर रिफ्यूजल। तो हम मैनेजमेंट से ये पूछेंगे कि क्या रीजंस है जिसकी वजह से आप हमको रिफ्यूज कर रहे हो। तो अगर वो एप्रोप्रिएट रीजनिंग दे देते हैं तो हम उसको कंसीडर कर लेंगे एंड हम ऑल्टरनेट प्रोसीजर्स की तरफ बढ़ जाएंगे। और ऑल्टरनेट प्रोसीजर से अगर हमें सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंसेस मिल जाते हैं, वेल एंड गुड, हम ओपिनियन अपना अकॉर्डिंगली दे देंगे। बट अगर हमें एप्रोप्रिएट एविडेंसेस नहीं मिलते हैं ऑल्टरनेट प्रोसीजर्स के बाद, तो फिर हम अपना जो ओपिनियन है उसको ऐसे 705 के उसमें जो है उसको क्वालिफाई कर देंगे। फिर अगर वो हमें इनएप्रोप्रिएट रीजंस दे रहे हैं रिफ्यूजल के, तो हम जो है उसको इवेल्युएट करेंगे कि ऐसा वो मैनेजमेंट क्यों कर रही है, कहीं कोई रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट तो नहीं है इसीलिए वो रिफ्यूज कर रही है। और फिर हम उसको TCWG और हायर मैनेजमेंट से कम्युनिकेट करेंगे एज पर SA 260 कि आपकी मैनेजमेंट हमको ये काम नहीं करने दे रही है, हमें आगे कैसे क्या हम फॉलो करें। तो यस फ्रेंड्स, इस स्टैंडर्ड में बस यही है, ये 3 पॉइंट्स हैं कि क्या हमें करना चाहिए रिक्वेस्ट भेजने के लिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसमें जनरली क्वेश्चन जो आता है वो प्रोसीजर पे आ जाता है कि क्या प्रोसीजर हमें फॉलो करना चाहिए। और पॉजिटिव नेगेटिव रिक्वेस्ट ये तो वैसे IPCC लेवल है कि क्या पॉजिटिव रिक्वेस्ट क्या है एंड नेगेटिव रिक्वेस्ट क्या है, तो ये फाइनल लेवल के लिए इतना नहीं है इम्पोर्टेंट आई वुड से। बट ये प्रोसीजर इज इम्पोर्टेंट एंड मैनेजमेंट अगर रिफ्यूजल करती है तो ऑडिटर क्या ओपिनियन लेता है ये भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है। तो बस इसमें सिर्फ इतना ही है। आई होप आपको ये स्टैंडर्ड बहुत ईजी लगा हो और अच्छे से आपको समझ में आया हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।
एंड अपने फ्रेंड्स के साथ जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर करें। अभी पेपर्स एग्जाम्स जो हैं बिल्कुल आने वाले हैं, तो बाकी आपको अगर हेल्पफुल लगे तो आप अपने फ्रेंड्स को भी इसको हेल्प करने के लिए आगे शेयर कर दीजिएगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट स्टैंडर्ड फ्रेंड्स, टिल देन बाय।